जिस दिन मुझे बड़े रईस खानदान की बड़ी दीदी घर लेकर आई, उसी वक्त मैंने देखा कि दूसरी दीदी अपने उस ट्रैश ग्रीन टी टाइप बॉयफ्रेंड को लेकर दादाजी के सामने घुटनों पर बैठी हुई थी। दोनों रो रो कर ड्रामा कर रहे थे। दादाजी भी पिघल चुके थे और बस हाँ बोलने ही वाले थे कि तभी पूरे परिवार ने अचानक उसकी मन की आवाज सुन ली। अरे बेवकूफ दीदी, उसने सच में तुमसे 1 रुपया सीधे नहीं लिया, लेकिन पूरा इनडायरेक्ट तरीके से चूस रहा है। उसे कुछ खरीदना होता है तो तुरंत कोई सैड स्टेटस डाल देता है और तुम जैसी भोली लड़की फिर फंस जाती हो। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम खुद ही उसके लिए गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाती हो। दूसरी दीदी हर चीज में परफेक्ट है, बस पैदा होते वक्त आईक्यू में रिचार्ज करवाना भूल गई थी। दीदी उसे अपना सच्चा प्यार समझती है, लेकिन उसकी नजरों में दीदी बस एक सब्स्टिट्यूट है, एक एटीएम मशीन। जिस दिन उसका असली प्यार वापस आएगा, सबसे पहले बलि चढ़ने वाली दीदी ही होगी। दूसरी दीदी अंदर तक हिल गई। क्या मतलब बलि चढ़ा दी जाएगी? क्या मतलब सब्स्टिट्यूट? दादाजी भी शॉक्ड थे। ये क्या मामला है? क्या ये बच्चे की इनर वॉइस है? उन्होंने चुपके से सबके रिएक्शंस देखने शुरू किए और तभी उनकी नजर अपनी सबसे काबिल पोती बड़ी दीदी पर पड़ी। दोनों दादा पोती की अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी। बड़ी दीदी बिना एक्सप्रेशन बदले हल्का सा सिर हिलाकर इशारा कर गई। साफ था कि वो भी वही सोच चुकी थी। दोनों ने फिलहाल चुप रहकर सिचुएशन देखने का फैसला किया। उधर लड़के को कुछ समझ ही नहीं आया कि कुछ मिनटों में माहौल कितना बदल चुका है। उसने देखा कि दूसरी दीदी बार बार उसे देख रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद नया लड़का देखकर क्यूरियोसिटी हो रही होगी, लेकिन उसके मन में दूसरी दीदी के लिए पूरी सिंपैथी चल रही थी। असल में वो लड़का और उसकी असली गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर गेम खेल रहे थे। इस बार वो दूसरी दीदी के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो दूसरी दीदी को इस्तेमाल करके उसे जेलस करना चाहता था। साथ में उसे फ्री इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा था। ऊपर से दीदी खूबसूरत भी थी और पैसे वाली भी। जिस दिन दोनों पैचअप कर लेंगे, सबसे पहले लात मारकर बाहर फेंकी जाने वाली दीदी ही होगी। बड़ी दीदी ये सुनकर ऑलमोस्ट कंट्रोल खो बैठी। उसने गहरी सांस ली। अगर सिर्फ पैसे का नुकसान होता तो वो मैटर नहीं करता था। उसने कई बाचान का हाथ पकड़कर दादाजी के सामने कहा, जो भी हो, बाचान ने कभी मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। दादाजी, क्या ये किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? दादाजी ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़ दिए। होश में आ जाओ, पुराने जमाने खत्म हो चुके हैं। अब कोई जान बचाने के बदले शादीवाड़ी नहीं करता। वो अब भी और ताना मारते उससे पहले ही फिर वही बेधड़क इनर वॉइस गूंज उठी। सही कहा। वैसे इस काइबा चान ने दूसरी दीदी की जान बचाई कब थी? दादाजी जो उठने वाले थे तुरंत रुक गए। बूढ़ा लोमड़ी जैसा चालाक आदमी तुरंत क्लू पकड़ चुका था। उन्होंने कैजुअली पूछा, तुम उस कॉलेज वाले शिपरेक एक्सीडेंट की बात कर रहे हो जब वो सुनसान आइलैंड पर फंस गई थी? दूसरी दीदी भले प्यार में अंधी थी, लेकिन अब उसे भी लग गया कि दादाजी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, वही समुद्र वाला हादसा। लड़का तुरंत अपने दिमाग में मेमोरीज खंगालने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह माय गॉड, दूसरी दीदी तो बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। दूसरी दीदी मन ही मन सोचने लगी, अब मैं कहां फंस गई? जल्दी बताना। शायद दूसरी दीदी को अभी तक नहीं पता, उस शिप क्रैक में असल में किबाचान ने उन्हें किनारे नहीं पहुंचाया था। उस वक्त तो वो खुद अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दीदी को किनारे तक एक डॉल्फिन ने धक्का देकर पहुंचाया था। दूसरी दीदी को जैसे जोरदार बिजली का झटका लगा। फिर भी, लेकिन काइबा चान ने सच में पूरे 1 दिन और 1 रात मेरी देखभाल की थी। उसने मेरे ऊपर घास की चादर भी डाली थी ताकि मुझे ठंड ना लगे। लेकिन तभी उसकी इनर वॉइस ने सीधा क्रिटिकल हिट मार दिया। देखभाल? ये तो बड़ा एग्जैजरेशन है। वो घास की चादर इसलिए नहीं डाली थी कि दीदी को गर्मी मिले, बल्कि इसीलिए कि अगर दीदी मर जाए तो बॉडी सड़कर बदबू ना करे। असल में उस पूरे दिन रात दीदी अपनी किस्मत से खुद बची रही। काइबा चान तो बस तब वहां से गुजरा जब दीदी होश में आई ही थी। उसने मौका देखकर खुद को लाइफ सेवर बता दिया और दूसरी दीदी ने बिना सोचे उस पर पूरा भरोसा कर लिया। उसे अपना सच्चा प्यार समझ लिया और मुट्ठी भर भर के पैसे लुटाने लगी। अगर सच में एहसान चुकाना था तो ओशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन को डोनेशन देना चाहिए था। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। काइबा चान को समझ नहीं आया कि चेन परिवार का एटीट्यूड अचानक क्यों बदल गया, लेकिन उसके लिए तो ये अच्छी बात ही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा ना, तुम्हारे परिवार को हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीदी अचानक बोली, अभी मुझे उस साल समुद्र में गिरने वाला हादसा याद आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में डॉल्फिन की परछाई देखी थी। बाचान, तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? उसका सवाल इतना अचानक था कि काइबा चान तैयार ही नहीं था। उसका दिल एक पल में जोर जोर से धड़कने लगा। ये अचानक सब कैसे याद करने लगी? उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ याद नहीं। वो शांत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बता चुकी थी। दूसरी दीदी ने उसे गहराई से देखा। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। काइबा चान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही अभी ये बात हुई, मुझे सब याद आ गया। उस पूरे दिन और रात मैं अकेली बीच पर पड़ी थी। तुमने मुझे कभी नहीं बचाया। काइबा चान मन ही मन गाली दे बैठा।
हे भगवान, दूसरी दीदी को अचानक दिमाग कैसे आ गया? और तभी लड़के की इनर वॉइस जोर से चीख उठी। ये सुनते ही दूसरी दीदी का चेहरा लगभग पूरी तरह टूट गया। कीबा-चन आधे दिन तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया और वही उसकी सबसे बड़ी कन्फेशन बन गई। दूसरी दीदी के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर गई। उसने निराश होकर हाथ हिलाया। तुम जाओ, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, और कभी मुझे ढूंढने मत आना। काइबा-चान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका झूठ ऐसे अचानक एक्सपोज हो जाएगा। चेन परिवार की मतलब भरी निगाहों को सहना उसके बस से बाहर हो गया। इस बार उसका मेंटेलिटी सच में टूट चुका था। वो घबराकर वहां से भाग गया। दूसरी दीदी उसका जाता हुआ पीछे का साया देखती रही, फिर चुपचाप सिर झुका लिया। वो सच में बहुत उदास लग रही थी। अब उदास मत होना, उसे फिर वही दिलासा देती इनर वॉइस सुनाई दी। पता नहीं क्यों इस बार उसका दिल थोड़ा पिघल गया और उसने लड़के की तरफ देखा। क्या ये वही छोटा भाई है जिसे अभी अभी घर लाया गया? हालांकि अभी कुछ देर पहले उसी ने उसके दिल में चाकू घोंपा था। लेकिन लोग कहते हैं ना, चाहे 99 बार फेल हो जाओ, 100वीं बार फिर उठकर कोशिश करनी चाहिए। छोड़ो, इसे तो पकड़कर टांग दो और अच्छी तरह पीटो। दादाजी ने तुरंत आंखें कसकर बंद कर लीं। अबे चुप भी हो जा। उनके होंठ बेकाबू होकर फड़कने लगे। दूसरी दीदी गुस्से में लगभग बेहोश होने वाली थी। दादाजी ने खांसी की। आखिर वो उनकी दूसरी पोती थी। अगर सच में गुस्से से मर गई तो इस बूढ़े शरीर को फिर क्लीन अप करना पड़ेगा। तुम ही चेन फैन हो ना? इधर आओ। अचानक नाम लेकर बुलाए जाने पर उसे आखिर याद आया कि वो यहाँ फैमिली रिकॉग्नाइज करवाने आया है। वो तुरंत भाग कर आया। जी दादाजी। नमस्ते दादाजी। दादाजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। चेन इंगजन इतने सालों से बिजनेस वर्ल्ड में तूफान मचाने वाला आदमी था, कम बोलने वाला और रूथलेस इंसान। लेकिन बुढ़ापे में अचानक एक पोता निकल आया। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसे बिहेव करे। हालांकि पहले से करवाई गई इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक बात तो क्लियर थी। सबसे पहले लड़के को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना भविष्य में सिर्फ कुछ पैसों के लिए उसे झुकना पड़ सकता है। ये सोचकर दादाजी ने अपनी छड़ी ठकठकाई। उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए सीधा मुद्दे पर आ गए। पहली बात, घर वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है। दूसरी बात, अब जब तुम चैन परिवार में लौट आए हो तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1। उसे अचानक लगा जैसे वो घर नहीं बल्कि फिर से स्कूल आ गया हो। दादाजी कहीं सेलिब्रिटी नहीं, टीचर तो नहीं थे, या फिर सारे लीडर्स ऐसे ही भाषण देते हैं? अगर आगे जाकर बाहर काम करना पड़ा तो कहीं मीटिंग में ही सो ना जाऊं। कितना बोरिंग है। दादाजी ने यह सुनते ही आलस भरी नजर उससे मिलाई। लड़का बाहर से सीधा साधा बैठा था, इसलिए उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। वो मुंह में रूल्स बड़बड़ाते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंसान जब बहुत फ्री हो जाता है तो कैसी कैसी फालतू बातें सोचता है। जैसे अभी लड़का दादाजी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर दादाजी के बाईं हाथ के निशान पर जाकर रुकी। कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत रिस्पेक्टेबल लगते हैं, लेकिन जवानी में वही लोग प्यार के लिए जान देने वाले वॉरियर हुआ करते थे। ये सुनते ही बड़ी और दूसरी दीदी, जो दादाजी के एंडलेस लेक्चर से बचने के लिए स्टेल्थ मोड में निकलने वाली थी, अचानक फ्रीज हो गई। लड़का अब भी बिना कुछ नोटिस किए फोन स्क्रॉल कर रहा था। दादाजी गांव से थे। दादी उनकी बचपन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी। दोनों साथ बड़े हुए थे। एक बार दादी के बर्थडे पर वो खेत में धान काट रही थी। दादाजी को पता चला तो उन्होंने रोमांटिक बनने के लिए बहुत सारे फूल तोड़े और उन्हें देने चले गए। चलो पहले तुम्हें 50 लाख पॉकेट मनी दे देता हूँ, इसे वेलकम गिफ्ट समझो, जो मन करे उस पर खर्च करना। दादाजी अचानक ऊंची आवाज में बोले। इतनी बड़ी रकम सुनते ही लड़के की पूरी बॉडी जैसे रुपए के निशान में बदल गई। दादाजी, आप सिर्फ मेरे असली दादाजी नहीं, आप तो मेरे भगवान हो। दादाजी बाहर से पहाड़ जैसे शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से पसीना छूट चुका था। बस थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, और ये लड़का अभी उनका पूरा लव हिस्ट्री खोल देता। थोड़ी दूर खड़ी बड़ी और दूसरी दीदी ये देखकर अंदर से टूट गई। आगे क्या हुआ, जल्दी बोलना। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख प्लस रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। क्या सिर्फ 50 लाख से चुप हो गया? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमने कभी पैसे दिए ही ना हो। इतने थोड़े पैसों में ही दिल हिल गया। सच में बहुत वीक है। इसे बाहर दुनिया दिखानी पड़ेगी। दादाजी ने सक्सेसफुली 50 लाख देकर उसकी इनर वॉइस को वहीं क्रेडल में दबा दिया। अब उन्होंने तय किया कि लड़के को हमेशा किसी काम में बिजी रखना पड़ेगा, वरना खाली बैठकर वो फिर उनकी पुरानी लव स्टोरीज खोदने लगेगा। सच कहें तो दादाजी खुद बहुत क्यूरियस थे। आखिर इस लड़के को इतनी सीक्रेट बातें पता कहां से चलती हैं, यहां तक कि उनकी एम्बेरसिंग ब्लैक हिस्ट्री भी। इस लड़के का मुंह, सच में इसे प्यार भी करूं या पीटूं भी समझ नहीं आता। फिलहाल उन्होंने ये बात साइड में रख दी। बड़ों से मिली गाइड के हिसाब से उन्होंने अपने छोटे नोटबुक में बाकायदा बच्चों को संभालने का मैनुअल लिखा हुआ था। उस मैनुअल के रूल नंबर 2 के मुताबिक जब बच्चे के पास पैसा आ जाए तो उसे हर तरह की खूबसूरत लड़कियां दिखानी चाहिए, अपर क्लास से लेकर नॉर्मल तक सब, ताकि भविष्य में किसी गली मोहल्ले की चालाक लड़की उसे बेवकूफ बनाकर ना ले जाए।
और आज उसके लिए परफेक्ट मौका था। दादाजी ने अपनी सबसे भरोसेमंद पोती बड़ी दीदी की तरफ देखा। आज दोपहर तुम्हें कंपनी जाना है ना, इसे भी साथ ले जाओ। बड़ी दीदी तो पहले से ही उसे बाहर की दुनिया दिखाने का सोच रही थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम यहीं रुकना चाहते हो या फिर मेरे साथ कंपनी चलोगे? ये लोग आखिर पकाना क्या चाहते हैं? लगता है सब पहले से ही पूरा सेट करके बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 50 लाख के खातिर मैं ईंट की तरह हूं, जहां लगाना हो उठा के रख दो। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ। जी। वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर मान गया। बड़ी दीदी खुद को रोक नहीं पाई और उसे कुछ बार और देखने लगी। ये लड़का सच में मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला तो नहीं है? दूसरी दीदी को दादाजी के जजमेंट का सामना करने के लिए वहीं रुकना था, इसलिए वो साथ नहीं जा सकी। बाहर निकलने से पहले बड़ी दीदी ने ऐसे कैजुअली पूछा जैसे बस यूं ही बात कर रही हो, तुम बार बार दादाजी के हाथ को क्यों देख रहे थे? कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। नहीं तो बस उनके हाथ पर स्कार देखा तो थोड़ा क्यूरियस हो गया। वैसे अभी मैं कहां तक सोच रहा था? ओह हाँ, दादाजी असल में दादी को फूल देकर रोमांटिक कन्फेशन करने वाले थे। उन्होंने फूल उठाया भी था, लेकिन तभी जब दोनों रोमांटिक हग करने ही वाले थे, दादाजी गलती से मुर्गी की बीट पर पैर रख बैठे, एकदम फिसले और पूरे पहाड़ से लुढ़कते हुए सीधे गायों के गोबर वाले गड्ढे में जा गिरे। ऊपर से मुंह के बल गिरे अलग, हाथ भी छिल गया। बड़ी दीदी ने पूरी जान लगाकर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हंसी फूट ही गई। पीछे खड़ी अपनी बड़ी पोती को अचानक हंसते देखकर बूढ़े दादाजी का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों से खतरनाक चमक निकल रही थी। उन्होंने मन ही मन इन दोनों शरारती बच्चों का हिसाब लिख लिया। बस इंतजार करो, बूढ़े आदमी का रिवेंज बहुत डरावना होता है। उधर लड़का तो सिर्फ 14 साल का बच्चा था, उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, वो तो बस मन ही मन सोच रहा था। असल में खतरनाक तो उसकी दोनों बड़ी बहनें थीं। बड़ी दीदी ने छींक मारी और अपने साथ इस गॉसिप किंग को लेकर कंपनी पहुंच गई। उसे लगा अगर वो ज्यादा देर चुप रहा तो माहौल ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, दीदी आपकी कंपनी कैसी है? बड़ी दीदी ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, बस ठीक ठाक है। स्केल बहुत बड़ा नहीं है, इनकम भी बस ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढो तो कम से कम हमारी कंपनी जितने लेवल वाली लड़की ढूंढना। कंडीशंस ज्यादा टफ नहीं है। गाड़ी कंपनी बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी। उसने गर्दन पीछे मोड़ी, इतनी मोड़ी कि लग रहा था अभी टूट जाएगी, फिर भी बिल्डिंग की छत दिखाई नहीं दी। तो ये होता है स्केल बड़ा नहीं। मतलब बड़ी दीदी चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर सिंगल रहूं। सपने में भी नहीं सोचा था। जब वो ये सोच रहा था, बड़ी दीदी ने संयोग से सब सुन लिया। उसने भौं उठाई और हल्के से उसके सिर पर थपकी मारी। क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर चलो। सबसे ऊपर वाली मंजिल पूरी की पूरी सीईओ ऑफिस एरिया थी। बड़ी दीदी जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। मेरी अभी एक वीडियो मीटिंग बाकी है, तुम पहले बाहर जाकर खेल लो, बाद में मैं तुम्हें कंपनी घुमाऊंगी। उसने ध्यान से कुछ देर सुनने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसकी नजर फिर बड़ी दीदी पर टिक गई, जो पूरी सीरियसनेस से काम कर रही थी। साइड एंगल से बड़ी दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है। उसकी ये सिंप वाली इनर वॉइस सुनकर बड़ी दीदी के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। सच तो ये था कि बचपन से इतने कॉम्प्लीमेंट्स सुने थे कि कान पक चुके थे, लेकिन उनमें कितने लोग सच बोलते थे कौन जाने। ये लड़का अलग था, वो सच में दिल से ऐसा सोच रहा था, फिर वो खुश क्यों ना होती। लेकिन तभी उसकी लंबी भारी सांस फिर सुनाई दी। इतनी सुंदर वुमन, लेकिन उसकी सबसे ट्रस्टेड सेक्रेटरी पहले से ही राइवल कंपनी के साथ मिली हुई है। जल्द ही उसे फंसाकर जेल भेजा जाएगा, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइम का इल्जाम भी लगेगा। उस सेक्रेटरी ने कई सालों से सीक्रेटली फेक अकाउंट्स बनाए हुए। अब मैं क्या करूं? दीदी को कैसे वार्निंग दूं कि उन्हें शक भी ना हो? मैंने कंपनी का कोई प्रोजेक्ट तक ज्वाइन नहीं किया। अगर अचानक बोल दूं तो बहुत सस्पिशियस लगेगा, लेकिन अगर कुछ ना किया तो बड़ी दीदी सच में जेल चली जाएंगी। बड़ी दीदी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्होंने हाथ में पकड़ा कॉफी कप जोर से टेबल पर पटका। वो घबराकर सिर उठाने लगा। तभी अंदर आया फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर भी डर गया। प्रेसिडेंट चेन, कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़ी दीदी ने शांत आवाज में कहा। अचानक याद आया कि काफी समय से अकाउंट्स चेक नहीं किए। तैयारी करो, पिछले कुछ सालों के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मुझे भेजो। फाइनेंस मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत तैयारी करने चला गया। लड़का आंखें झपकाने लगा। बड़ी दीदी अचानक अकाउंट्स चेक करने क्यों लगी? क्या अभी इस अंकल मैनेजर ने कुछ बोला था जिससे उनका अटेंशन गया? पूरे साल के अकाउंट्स बहुत ज्यादा थे। सारा कैश फ्लो कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने में कम से कम अगले दिन तक का समय लगना ही था। उस बीच बड़ी दीदी उठी और उसे हाथ से बुलाया। चलो, मैं तुम्हें कंपनी घुमाती हूँ और रास्ते में उन 3 सेक्रेटरीज को भी देख लेते हैं, पता तो चले कौन मुझे फंसाने की सोच रहा है। लेकिन दोनों जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचे, सामने से एक आदमी आता दिखा। उसने परफेक्टली फिटिंग नीला सूट पहना हुआ था। चेहरे पर आधा चालाक और आधा मासूम एक्सप्रेशन था। पूरा वाइब ऐसा जैसे कोई नया कॉलेज ग्रेजुएट सोसाइटी में कदम रख रहा हो।
अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा हो। वो डॉक्यूमेंट्स देने आया था। जैसे ही उसने बड़ी दीदी को देखा, वो तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। हेलो प्रेसिडेंट चेन। बड़ी दीदी ने हल्का सा सिर हिलाया। डॉक्यूमेंट्स मेरी डेस्क पर रख दो। ये कौन है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसे ही बड़ी दीदी ने उसकी फैमिलियर इनर वॉइस सुनी, वो मुड़कर देखने लगी। उन्होंने देखा कि वो बिना पलक झपकाए जोली को घूर रहा था। उनकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। जोली एक अनाथ था जिसे दादाजी की चैरिटी सपोर्ट करती थी। यहां तक कि जब बड़ी दीदी ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और चेन ग्रुप संभाल लिया, तब भी उन्होंने उसकी मदद बंद नहीं की। कुछ साल पहले तो उसे विदेश पढ़ने भी भेजा था। फिर पिछले साल ग्रेजुएशन के बाद उसे वापस बुलाकर अपने ट्रस्टेड एड की तरह ट्रेन किया। क्या वही मुझे धोखा देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 1 मिनट के अंदर बड़ी दीदी के दिमाग में काउंटलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूम गईं, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल काम रही। उन्होंने परिचय करवाया। ये जोली है, मेरा सेक्रेटरी। और ये मेरा छोटा भाई चेन फैन। जोली थोड़ा सावधानी से बोला, हेलो यंग मास्टर। उसने भी बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। जोली मन ही मन सोचने लगा, वाकई रिच फैमिली का यंग मास्टर है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नाम सुनते ही लड़के के दिमाग में 10,000 घोड़े दौड़ पड़े थे। जोली, वही फ्यूचर वाला ऑफिस एलीट जो बड़ी दीदी के जेल से निकलने के बाद भी पूरी लॉयल्टी से उनके साथ रहा, जो उनके लिए जान देने तक को तैयार था, जो रिवेंज लेने के लिए उनका सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। लेकिन अभी ये इतना बिखरा हुआ क्यों दिख रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या ये कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आया था? बड़ी दीदी ये सुनकर कुछ पल के लिए स्टंट रह गईं। उन्होंने कभी जेल नहीं काटी थी, लेकिन अगर भाई की बात सच निकली तो वो कल्पना कर सकती थी कि जेल से निकलने के बाद उनकी हालत कितनी मिसेरेबल रही होगी। और ऐसी हालत में भी जोली उनका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन अफसोस, जोली का अंत अच्छा नहीं था। बड़ी दीदी को जेल में पुरानी बीमारी फिर से हो गई थी। रिवेंज बीच रास्ते में ही रुक गया। जोली तो पहले से ही अकेला इंसान था। इतने तूफानों के बाद आखिर में उसने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया और सीधे मेन कल्प्रिट को साथ लेकर मर गया। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। बड़ी दीदी ने जोली के चेहरे पर बची हुई वो हल्की सी यूथफुल इनोसेंस देखी। उनकी आंखें अनजाने में नरम पड़ गईं। चेन परिवार कभी किसी लॉयल इंसान के साथ बुरा नहीं करेगा। देखो, इससे पूरा जूलिंग वाला स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है। बदला पूरा होने से पहले ही रास्ते में गिर गया। मरते दम तक लॉयल्टी निभाई। थैंक यू भाई। बड़ी दीदी के सिर में दर्द होने लगा। क्या ये छोटा भाई इमोशनल सीन्स के लिए ओवर सेंसिटिव है? लेकिन एक बात अब तय थी, अगर उसकी बातों के प्रूफ मिल गए तो जोली अब कंपनी का टॉप कल्टीवेशन टारगेट बनने वाला था। बड़ी दीदी ने जोली से कहा, मैं अपने भाई को कंपनी दिखाने ले जा रही हूं, तुम भी साथ चलो। जी। जोली थोड़ा शॉक्ड और फ्लैटर्ड हो गया। आमतौर पर यह काम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट संभालता था। चेन ग्रुप का बिजनेस बहुत बड़ा था। बड़ी दीदी जानबूझकर उसे लीगल डिपार्टमेंट में ले गई ताकि वो असली एलिट्स देख सके। फिर फैशन डिपार्टमेंट में ले गई ताकि उसे पता चले कि असली स्टाइलिश लोग कैसे होते हैं। हर डिपार्टमेंट हेड अपने सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉइज लेकर सामने आ रहा था। पूरा चक्कर लगाने के बाद उसे लगने लगा कि वो कंपनी विजिट नहीं बल्कि कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन सेरेमोनी में घूम रहा है। शाम तक आखिर टूर खत्म हुआ। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुला, एक हार्मलेस दिखने वाली महिला मुड़ी। बड़ी दीदी को देखते ही उसने जेंटल स्माइल दी। फिर सोफा से डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल उठाया। प्रेसिडेंट चेन, आप आ गई। किमशुइबे प्रोजेक्ट की बिडिंग फाइल मैंने तैयार कर दी है। बस आपकी आखिरी सिग्नेचर चाहिए, फिर आगे फंडिंग शुरू हो जाएगी। बड़ी दीदी ने फाइल हाथ में ली और साइन करने ही वाली थी कि अचानक, मत करो बड़ी दीदी, उस बिडिंग फाइल में जहर है। बड़ी दीदी ने ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन तभी लड़का मन ही मन जोर से चीख पड़ा। वो जल्दी से हाथ बढ़ाकर बड़ी दीदी को रोकने वाला था, लेकिन बड़ी दीदी उससे भी तेज निकली। धड़ाम। उन्होंने पूरी फाइल सीधे खिड़की के बाहर फेंक दी। फिर लाइटनिंग स्पीड से जाकर हाथ धोने लगी। उनकी एक्शंस देखकर सब लोग शॉक में जम गए। लड़के ने भी चुपचाप अपना उठा हुआ हाथ वापस नीचे कर लिया। वॉशरूम से बाहर आकर बड़ी दीदी ने आराम से टिश्यू से हाथ पोंछे। अभी उस फाइल पर मुझे एक कीड़ा दिखा। मैं डर गई थी, बस नेचुरल रिएक्शन था। सेक्रेटरी शू ने यह सुनते ही चुपके से राहत की सांस ली। वो मुस्कुराकर बोली, ओह, तो ऐसा था। मैं दूसरी कॉपी प्रिंट करवा देती हूँ, और जो फाइल फेंकी गई है उसे भी वापस मंगवा लेते हैं। फिर उसने जेंटल टोन में याद दिलाया, प्रेसिडेंट चेन, इस प्रोजेक्ट को जल्दी साइन करना बेहतर होगा। किमशुइबे प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी बहुत लोग कंपीट कर रहे हैं। चुप कर। दो चेहरे वाली औरत, ऊपर से इंसान, अंदर से जानवर। बड़ी दीदी की फीलिंग्स इस्तेमाल करके दूसरी कंपनी के लिए स्पाई बनी हुई है। इस किमशुइबे प्रोजेक्ट में बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो जमीन भी इशू में फंस जाएगी। फिर रूमर्स हर तरफ फैलेंगे, और तब ये बड़ी आराम से फेक अकाउंट्स वाली फाइल्स बाहर निकाल देगी। फिर सारी ब्लेम बड़ी दीदी पर डाल देगी। बड़ी दीदी ने इसे दिल में जगह दी, और ये उन्हें नाली में धक्का देने की तैयारी कर रही है। सच में मरने लायक औरत है। उसकी यादों में सब कुछ अब भी साफ था। किमथुइलोन वाला इंसिडेंट ही चेन परिवार की बर्बादी की शुरुआत था। बड़ी दीदी ने सेक्रेटरी चू की तरफ डिसबिलीफ भरी नजरों से देखा।
उन्होंने बहुत लोगों पर शक किया था, लेकिन कभी सपने में भी सेक्रेटरी शू पर शक नहीं किया, क्योंकि दोनों हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स थीं। सेक्रेटरी शू का घर गरीब था, इसलिए शुरुआती सालों में बड़ी दीदी हमेशा उसकी मदद करती रही। ग्रेजुएशन के बाद तो उन्होंने उसे सीधे चेन ग्रुप में नौकरी भी दिलवाई, लेकिन अब उसके चेहरे को देखते ही बड़ी दीदी के अंदर बिट्रेयल की आग भड़क उठी। आखिर क्यों? तभी इनर वॉइस फिर गूंज उठी, और इस बार बड़ी दीदी से भी ज्यादा गुस्से में थी। बेचारी बड़ी दीदी अभी तक अंधेरे में फंसी हुई है। ये सेक्रेटरी शू शुरू से ही जानबूझकर बड़ी दीदी के करीब आई थी। असल में ये शू ग्रुप के चेयरमैन की नाजायज बेटी है। उस आदमी ने उस समय अफेयर किया था जब उसकी असली पत्नी प्रेग्नेंट थी, और इसी औरत को वो अपना ट्रू लव बोलता था। सेक्रेटरी शू खुद जानती थी कि इलिजिमेट चाइल्ड होने की वजह से वो कभी ओपनली ऊपर नहीं आ सकती, इसलिए फ्यूचर में पावर हथियाने के लिए उसने जानबूझकर बड़ी दीदी के पास आना शुरू किया। ओ हाँ, याद आया, ये सेक्रेटरी चू वही लड़की है जिसके पीछे काइबा चान पागलों की तरह घूम रहा था। पता नहीं दोनों का पैचअप हुआ या नहीं। काइबा चान का नाम सुनते ही बड़ी दीदी की आंखें ठंडी पड़ गईं। तो उस आदमी का भी इसमें हाथ है। उधर लड़के के थॉट्स चलते रहे, शायद दोनों का फिर से मेल हो गया होगा। काइबा चान सेक्रेटरी चू के लिए काफी बड़ा हेल्पर था। भले दूसरी दीदी ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन उसके हाथ में अभी भी सेक्रेटरी चू की कमजोरी थी। पहले काइबा चान दूसरी दीदी के साथ कंपनी आया करता था और सेक्रेटरी चू की डॉक्यूमेंट्स में मदद भी करता था। दोनों बेसिकली एक ही रस्सी से बंधे टिड्डे हैं, या तो दोनों बचेंगे या दोनों मरेंगे। बड़ी दीदी मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, थोड़ी देर में झोली को इन्वेस्टिगेशन करने भेजती हूँ। सेक्रेटरी चू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने कम समय में उसकी पूरी असलियत नंगी हो चुकी है। वो नई प्रिंट हुई बिडिंग फाइल लेकर वापस आई। उसके चेहरे की स्माइल किसी मास्क की तरह चिपकी हुई थी। प्रेसिडेंट चेन, अब आप साइन कर सकती हैं। बड़ी दीदी ने फाइल की तरफ देखा। जल्दी नहीं है। वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। सेक्रेटरी शू तुरंत बेचैन हो गई। लेकिन प्रेसिडेंट चेन, इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत लोग पड़े हैं और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। अगर सिर्फ कुछ मिनट की देरी में कोई दूसरा इसे ले गया तो? सेक्रेटरी शू अंदर से पैनिक होने लगी। ये वही योजना थी जिसे वो कई सालों से तैयार कर रही थी। सब कुछ सेट था, बस शुरुआत बाकी थी। लेकिन पहला कदम ही बिगड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए फाइल प्रिंट करने गई थी। अभी कुछ देर पहले तक बड़ी दीदी खुशी खुशी साइन करने वाली थी। अचानक माइंड कैसे बदल गया। बड़ी दीदी ने जोली के लाए कॉफी का घूंट लिया, फिर आराम से बोली, अगर कोई चीज छिन जाए तो समझ लो वो हमारी किस्मत में थी ही नहीं। जो डेस्टिनी में होता है वो खुद मिल जाता है, जो नहीं होता उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी शू ने भारी चेहरा बनाकर कहा, लेकिन मैंने पार्टनर से बात कर ली है। आज दोपहर अप्रूवल फाइल सबमिट होनी थी। अगर नहीं किया तो यह कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन माना जाएगा। चैन ग्रुप की रेपुटेशन पर भी असर पड़ेगा। बड़ी दीदी ने कप नीचे रखा। वो तो आसान है, पार्टनर साइड को बोल देना कि काम के बीच पता चला बॉयफ्रेंड चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग पकड़ने चली गई थी। लड़का मन ही मन हंसी रोक नहीं पा रहा था। पिछले जन्म में बड़ी दीदी शायद पांडा रही होंगी। इतनी ब्लैक बेलीड कैसे हो सकती हैं? सेक्रेटरी शू के होंठ फड़क गए। प्रेसिडेंट चैन, मजाक मत कीजिए, उधर वाले सच में जल्दी में हैं। बड़ी दीदी ने अचानक ठंडी आवाज में पूछा, लिटिल शू, हमें एक दूसरे को जानते कितना समय हो गया? सेक्रेटरी शू इस अचानक मूव से डर गई। उसकी आंखें हल्का सा बचने लगीं। लगभग 10 साल। हाँ, पूरे 10 साल। बड़ी दीदी शीशे की खिड़की की तरफ देखने लगी, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रही हो। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, इतना कि इंसान पूरी तरह बदल जाए। लेकिन हो सकता है मैं कभी किसी को सच में समझ ही ना पाई। सेक्रेटरी शू का दिल धक से रह गया। ये क्या मतलब था? उसने चुपके से बड़ी दीदी को ऑब्जर्व किया, लेकिन सामने वाली हमेशा की तरह काम थी। पूरे शरीर से वही कोल्ड ब्लडेड बिजनेस क्वीन वाली ओरा निकल रही थी। बड़ी दीदी ने शांत आवाज में कहा, प्रोजेक्ट की जल्दी नहीं है। किम शुई बे की बिडिंग मैं बाद में डिसाइड करूंगी। मेरे पास अभी कुछ और काम है। वैसे भी बिडिंग परसों है ना, अभी टाइम है। जी। प्रेसिडेंट चेन। सेक्रेटरी चू अंदर से पूरी तरह उलझ चुकी थी, लेकिन गिल्ट की वजह से वो और ज्यादा प्रेशर डालने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके जाते हुए पीछे को देखते हुए बड़ी दीदी की आंखें गहरी हो गईं। अगर कल इन्वेस्टिगेशन में सच में सेक्रेटरी शू की फेक अकाउंट्स वाली बात निकल आई तो बड़ी दीदी उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगी। हाँ, वो उसे जेल नहीं भेजेंगी, क्योंकि उनके हिसाब से जेल के बाहर ऐसी जिंदगी जीना जहां इंसान मर भी ना सके और जी भी ना सके, वही असली सजा होती है। उस रात विला की तीसरी मंजिल के आखिर में बने स्टडी रूम में बड़ी दीदी ने दादाजी को कंपनी में आज जो कुछ हुआ था सब डिटेल में बताया। उसी वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर भी रात भर जागकर पिछले सालों के अकाउंट्स लेकर पहुंचा। जांच करने पर सच में 1 करोड़ की कमी निकली। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस काम में वाइस फाइनेंस मैनेजर भी शामिल हो सकता था। दादाजी का चेहरा बेहद खराब हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़ी दीदी के इतने करीब के लोग ही इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें राहत भी महसूस हुई। अच्छा हुआ आज अचानक उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने लड़के को बड़ी दीदी के साथ कंपनी भेज दिया, वरना आगे क्या होता
वो सोच भी नहीं सकते थे। क्या ये बूढ़ा शरीर इतना बड़ा झटका सह पाता? दादाजी लंबी सांस भरकर बोले, इस बार सच में उस बच्चे की वजह से सब बच गया। तभी अचानक एक जोरदार इनर वॉइस फिर गूंज उठी, बचाओ। दादाजी और बड़ी दीदी दोनों का चेहरा बदल गया। नॉलेज भी दुख की तरह होता है, सब मेरे दिमाग से भागता जा रहा है। अब मेहनत नहीं करनी, कल स्कूल बंक मार देता हूं, कोई अमीर आंटी ढूंढकर उसे शुगर बेबी बन जाता हूं, जिंदगी सेट। दादाजी ने सिर पकड़ लिया। ये लड़का दिन भर आखिर सोचता क्या रहता है? घर का पैसा कम पड़ गया क्या जो रिच वुमन ढूंढने निकलेगा? उधर उसी मंजिल के दूसरे कमरे में लड़का सिर पकड़कर परेशान बैठा था। होमवर्क का आधा हिस्सा कर लिया था, बाकी आधा समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर उसने तय किया कि कल स्कूल जाकर सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करेगा। उसने कंबल ओढ़ा और आराम से सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसे दुखी पत्नी जैसे चेहरे के साथ स्कूल जाना पड़ा। ये बोरिंग जिंदगी तो पहले से ही मर्डर प्लान कर रही है। वो मुंह फुलाकर बंद मुंह में ठूंस रहा था। बस कर शिकायतें। दादाजी ने उसके हाथ में दूध का गिलास पकड़ा दिया, फिर चिंता से बोले, तुम्हारी 5वीं बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है, क्लास 11 में है, नाम है चेन जियांग। अगर कुछ हो तो उसी के पास जाना। वो ब्लैंक होकर उन्हें देखने लगा, दिमाग पूरी तरह खाली। दादाजी अब भी बगल में खड़े मूंछें फुलाए घूर रहे थे। ये बदमाश लड़का हर बार आधी बात बोलकर रुक जाता है, हिम्मत है तो बाकी भी बोल। लेकिन इससे पहले कि दादाजी उसे उकसाते, ड्राइवर अंदर आ गया। वही रोज उसे स्कूल छोड़ने ले जाता था। यंग मास्टर तैयार हो गए? अब नहीं निकले तो लेट हो जाएगा। आ रहा हूं। दादाजी सच में उसे पकड़कर पूछताछ करना चाहते थे कि आखिर वो किस बात को छिपा रहा है, लेकिन वो सिर्फ हेल्पलेस होकर उसे भागते हुए देख पाए। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, दादाजी नीचे नाश्ता करने आती बड़ी दीदी पर चिल्लाए, फौरन 5वीं लड़की को कांटेक्ट करो, आज वो जहां भी जाए चेन फैन को साथ लेकर जाए। 30 मिनट बाद वो देश के सबसे फेमस प्राइवेट नोबल हाई स्कूल पहुंच चुका था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो बहुत अमीर थे या बहुत पावरफुल। हर साल काउंटलेस पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए टूट पड़ते थे। अगर यहाँ किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से फ्रेंडशिप हो जाए तो फ्यूचर प्रैक्टिकली सेट माना जाता था। ड्राइवर ने पूछा, यंग मास्टर, क्या मैं आपको अंदर छोड़ दूं? ये बैडमिंटन बैग और बुक्स काफी हैवी लग रहे हैं। थैंक्स अंकल, लेकिन जरूरत नहीं। उसने हाथ हिलाया और बैडमिंटन बैग उठाया। बैग के अंदर से मेटल टकराने की आवाज आई। कुछ सेकंड दोनों चुप हो गए। ड्राइवर हिचकिचाकर बोला, यंग मास्टर, आपका बैडमिंटन रैकेट टूट गया क्या? क्या नया खरीद दूं? नहीं नहीं, सच में जरूरत नहीं। ये कहकर वो तेजी से स्कूल के अंदर भाग गया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर उसने बैग की जिप खोली। बच गया। थोड़ा सा और होता तो पकड़ा जाता। अंदर बैडमिंटन रैकेट नहीं, लोहे की छड़ थी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जानता था, एक बार लीन परिवार से निकाल दिए जाने के बाद जो लोग पहले चापलूसी करते थे वही सबसे पहले हमला करेंगे। और इस सब के पीछे सबसे ज्यादा हाथ लीन रोई का होगा। ऊपर से कल उसने उसे बेइज्जत भी किया था, तो आज वो आग में घी डालने का काम जरूर करेगा। उसे याद आया कैसे पहले उसकी डेस्क पर गंदी गालियां लिख दी जाती थीं, कैसे लगभग उसके सिर पर बोरा डालकर पीट दिया गया था। उसकी आंखों में अचानक जागे हुए शिकारी जैसी एक्साइटमेंट चमक उठी। चलो शिकार का समय शुरू। जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो उसकी पुरानी सीट पर कोई दूसरा लड़का बैठा था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। वो सीधे पीछे वाली आखिरी रो में गया, जहां खिड़की के पास डस्टबिन के बगल वाली सीट्स थी। वही उसकी ऑफिशियल जगह थी। डेस्क पर लाल पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कचरा। लेकिन उम्मीद के उलट उसकी सीट पर पहले से एक लड़की बैठी थी। उसने किताब से चेहरा ढका हुआ था और दोनों पैर आराम से डेस्क पर रखे थे। अच्छा, नया खेल शुरू किया है। उसने भौं उठाई। क्लासरूम की अजीब खामोशी पर उसने ध्यान तक नहीं दिया, क्योंकि जब भी पूरी क्लास तमाशा देखने बैठती थी माहौल हमेशा ऐसा ही होता था। आवाज सुनकर लड़की ने धीरे से किताब नीचे की, आलसी और बेपरवाह आवाज में बोली, आ गए। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही हवा में एक स्मूथ आर्क बना। लोहे की छड़ सीधा उसके चेहरे की तरफ जा पहुंची। लड़के की आंखें बेहद ठंडी थीं। या तो आज मुझे नई डेस्क मिलेगी या फिर आज तुम यहां से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा टूट गया। अरे बाप रे, ये तो मेरी 5वीं दीदी है। आज इन्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? उधर 5वीं दीदी अभी तक शौक में थी, क्योंकि उनके इस छोटे भाई ने आते ही उन पर हमला कर दिया था। फोन पर तो कहा गया था कि वो एकदम नाजुक मासूम मेमने जैसा लड़का है, तो फिर उसके सामने खड़ा ये कौन था? उसके दिमाग का क्वेश्चन मार्क अभी पूरा बना भी नहीं था कि अचानक वही अजीब इनर वॉइस फिर सुनाई दी, और वो आवाज सामने खड़े लड़के की आवाज से पूरी तरह मैच कर रही थी। 5वीं दीदी को लगभग सब समझ आ गया। क्या ये वही लेजेंडरी आदमी है जिसे हेवन ने चुना है? अगर ऐसा है तो सब एक्सप्लेन हो जाता है। 5वीं दीदी ने खुद को जितना कूल दिखा सकती थी उतना दिखाने की कोशिश की। जानबूझकर आवाज भारी करके बोली, छोटे भाई, पहली बार मिल रहे हैं, क्या तुम अपनी बहन से कुछ नहीं कहोगे? लड़का मुंह खोल ही रहा था कि बगल में कुर्सी मेज गिरने की आवाज गूंज गई। हे भगवान! 5वीं दीदी भी छोटे भाई की तरह फुल वाइल्ड निकली। स्कूल हॉस्टल सिस्टम वाला था।
पांचवी दीदी आज आराम से डॉर्मेट्री में सो रही थी कि अचानक बड़ी दीदी का फोन आ गया। उन्हें उस छोटे भाई से मिलने भेजा गया जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। ऊपर से धमकी भी मिली, अगर नहीं गई तो बैंक कार्ड फ्रीज कर दूंगी। इसलिए पांचवी दीदी को इविल कैपिटलिज्म के आगे झुकना पड़ा। वो बस फॉर्मेलिटीज निभाकर लौटना चाहती थी, लेकिन जैसे ही क्लास में पहुंची उन्होंने उसकी डेस्क पर बड़े बड़े अक्षरों में कचरा लिखा देखा। फिर उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की बेहुदा गॉसिप भी सुन ली। बस वहीं उनका गुस्सा फट पड़ा। चंद परिवार के लोग अभी इतने नीचे नहीं गिरे कि बाहर वाले उन्हें यूं बुली करें। पांचवी दीदी निंगरे हाई स्कूल की फेमस ट्रबल मेकर थी। ऊपर से सबको पता था कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल है। मतलब वो ऐसी इंसान थी जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। उन्होंने ठंडी नजरों से पूरी क्लास को देखा। ये डेस्क किसने किया? जिसने लिखा है सामने आओ। कुछ सेकंड पहले तक शोर मचाती क्लास अचानक शांत हो गई। सभी स्टूडेंट्स उन्हें कंफ्यूजन से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चेन फैन के लिए क्यों खड़ी हो रही हैं। फिर पांचवी दीदी ने ऐसा बॉम्ब गिराया कि सबके चेहरे उड़ गए। चेन फैन मेरा छोटा भाई है, मैं पहले से वार्निंग दे रही हूँ। आगे से उसे छेड़ने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेना। किसने प्रॉब्लम क्रिएट की? पांचवी दीदी ठंडी हंसी हंसी। ना मानो तो भी चलेगा, लेकिन अगर मैंने खुद पता लगा लिया तो उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी। ये सुनते ही जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह स्टंड थे। ये क्या हो रहा है? क्या उसे फेक यंग मास्टर नहीं कहा गया था? क्या वो गरीब फैमिली में वापस नहीं भेज दिया गया था? तो फिर उसकी बहन चेन जियांग कैसे हो सकती है? ये सब लिन यू की फैलाई बातों से बिल्कुल अलग था। लेकिन पांचवी दीदी को इन अंडरकरंट से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पैर डेस्क पर रखे, बैग चेहरे पर डाला और वापस सोने लगी। उन्हें लगा था कि छोटा भाई अब उन्हें वर्शिप वाली नजरों से देखेगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये सुना, या तो आज मुझे नई डेस्क मिलेगी या फिर आज कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सीन उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने हल्का गला साफ किया। छोटे भाई, पहली मुलाकात है, कुछ बोलोगे नहीं? उन्हें खुद लगा ये लाइन बहुत कूल थी, लेकिन तभी बगल से बेवकूफ टीममेट की इनर कमेंट्री सुनाई दी। हे भगवान, पांचवी दीदी भी छोटे भाई जितनी डेंजरस हैं। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान पर हमला कर दिया। उसने तुरंत आयरन रॉड वापस खींच ली, फिर ओबीडियंट स्माइल देकर दोनों हाथों से रॉड आगे बढ़ाई। हेलो पांचवी दीदी, पहली मुलाकात पर ये आयरन रॉड गिफ्ट है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। पांचवी दीदी ने कैजुअली रॉड उठाकर बगल वाले बेवकूफ स्टूडेंट की तरफ फेंक दी। फिर बोली, जो भी तुम्हें बुली करता है सबका नाम बता। अगर दीदी ने बोल दिया है तो अब शर्माने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। लड़का आगे बढ़ा, सीधे सामने बैठे लड़के की डेस्क पर हाथ पटका। जनगमान, हर कोई बॉर्न एक्टर नहीं होता और जांगमान की एक्टिंग स्किल साफ कमजोर थी। उसकी आंखों में तुरंत गिल्ट दिख गया। फैन गे, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लड़के ने उसके साथ एक्टिंग करने की कोशिश भी नहीं की, सीधे मुद्दे पर आया। मेरी डेस्क पर जो लिखा है वो तुमने किया ना? जहांगमान ऐसा इंसान था जो हमेशा ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होता था, वीक लोगों को दबाता, स्ट्रांग लोगों की चापलूसी करता। उसके लिए गरीब होना ही सबसे बड़ा क्राइम था। क्लास के सारे रिच और पावरफुल स्टूडेंट्स की उसने पहले ही बटरिंग कर रखी थी, पहले चेन फैन की भी। लेकिन चेन फैन ने कभी ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसी वजह से वो उससे मन ही मन जलता था। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि चेन फैन मुश्किल में है, वो तुरंत लिन्यू को खुश करने के लिए उसे बली करने लगा। लेकिन मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में आया हूं। जहांगमान अब भी मना कर रहा था। उसे लगा चेन फैन के पास कोई प्रूफ नहीं होगा। दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन खुले दुश्मन भी नहीं। शायद चेन फैन बस शक कर रहा था, अगर मैं डिनाई करता रहूं तो वो क्या कर लेगा। तभी पांचवी दीदी ने क्लास के सामने लगे सर्वेलेंस कैमरा की तरफ इशारा किया। उन्होंने बांहें मोड़ी और दबाव भरी नजरों से जांगमान की तरफ देखा। क्लास में इतना बड़ा कैमरा लगा है, क्या हमें फुटेज निकलवानी पड़ेगी? पांचवी दीदी की बात सुनते ही जांगमान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब बुरी तरह पछतावा होने लगा। पहले उसे पता था कि चेन फैन फेक यंग मास्टर है, फैमिली भी गरीब है, कोई बैकिंग नहीं है, ऊपर से उसकी पढ़ाई भी इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए उसे लगा प्रिंसिपल और टीचर्स कभी उसका साइड नहीं लेंगे। यही सोचकर वो लोग बिना डर के उसे बुली कर रहे थे, कैमरा से भी नहीं बच रहे थे। लेकिन किसे पता था कि सिचुएशन तूफान की तरह पलट जाएगी। चेन फैन के चेहरे पर मासूम लेकिन डेंजरस स्माइल थी। इतना ट्रबल लेने की क्या जरूरत है? यहाँ बैठे काफी लोगों ने सीन देखा होगा ना? इतना सुनते ही स्टूडेंट्स बोलने लगे। या हाँ, मैंने देखा था। सुबह सुबह जांगमान पेंट की बाल्टी लेकर आया था। उसने ब्रश से डेस्क पर लिखा था। हर एक्यूजेशन सीधे जांगमान पर गिर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो शुरू में उसे बुली भी नहीं करना चाहता था। ये सब फेंक चेन और चुवेई ने उकसाया था। अचानक नाम सुनते ही वो दोनों भी उछल पड़े। बकवास मत कर। जब पता चला था कि चेन फैन गरीब हो गया है, सबसे पहले बदला लेने को कौन एक्साइटेड था? हम इतने सालों से क्लासमेट्स हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। प्लान तुम दोनों ने बनाया था। मैं तो सोच रहा था कि उसके आने पर उसे बचा लूंगा। कुत्ते जैसी बकवास बंद कर। तीनों वहीं एक दूसरे को काटने लगे। पूरा सीन बिल्कुल कुत्तों की लड़ाई जैसा हो गया।
क्लास टीचर दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। न अंदर आने की हिम्मत, न बाहर जाने की, बस चुपचाप अपनी प्रेजेंस कम करने की कोशिश कर रही थी। उधर वो तीनों लड़के लाल आंखों से सच में लड़ने लगे। पांचवी दीदी ठंडे चेहरे से तमाशा देखती रही। फिर उन्होंने चेन फैन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जरा भी इमोशन नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या इस बुलिंग ने छोटे भाई को मेंटली हर्ट कर दिया? उन्हें बड़ी दीदी की वार्निंग याद आई, आज पूरा दिन उसका ध्यान रखना। पांचवी दीदी ने सोचा कि आज वैसे भी पढ़ाई नहीं होने वाली, तो वो सीधे उसे लेकर निकलने का फैसला कर बैठी। वो क्लास टीचर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बगल में लड़ रहे तीनों लड़कों को उन्होंने देखा तक नहीं। जब ये लोग लड़ लें तो मेरी तरफ से मैसेज पहुंचा देना। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। चैन ग्रुप इस बात को याद रखेगा और बेहतर होगा ये बात इनके पेरेंट्स तक भी पहुंचे। मुझे यकीन है उनका फैमिली सर्कल खुद समझ जाएगा क्या करना है। फिर उन्होंने बड़ी दीदी को करंट सिचुएशन का शॉर्ट मैसेज भेजा। उसके बाद क्लास टीचर से बोली, चैन फैन के लिए छुट्टी अप्रूव कर दीजिए, आज मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जी। क्लास टीचर नेचुरली मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। चैन फैन ने धीरे से पांचवी दीदी की स्लीव खींची। पांचवी दीदी, तो क्या अब मैं हॉस्टल से सामान पैक करके घर जा सकता हूँ? दीदी। ये शब्द सुनते ही पांचवी दीदी, जो घर की फूड चेन में सबसे नीचे थी, ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई, लेकिन ऊपर से कूल बनने की कोशिश करती रही। बड़ी दीदी ने कहा था, आज तुम मेरे साथ रहोगे, एक बार फिर बुलाकर दिखाओ, क्योंकि उसने अभी उसकी मदद की थी। चेन फैन ने जानबूझकर इनोसेंट बनते हुए पूछा, पांचवी दीदी क्या बुलाऊं? कुछ नहीं, लीव लेटर हो गया, चलो। उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन टीचर को पकड़ा दी, फिर अपनी लंबी टांगों के साथ आगे बढ़ गई। चेनफन छोटे बच्चे की तरह पीछे पीछे चल पड़ा। पांचवी दीदी जिंदाबाद। पीछे से आती उसकी खुशी भरी आवाज सुनकर पांचवी दीदी के होंठ आखिर ऊपर उठ ही गए। हाँ, उन्हें यही फीलिंग चाहिए थी। मिडिल स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त पांचवी दीदी की बेस्ट फ्रेंड लगातार उनकी हीरोइक स्टोरी सुना रही थी। वैसे सच कहूं, तुम्हारे चेन फैमिली वाले लोग लिटरली मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारी पांचवी दीदी रोज क्लास में सोती हैं, कभी होमवर्क नहीं करती, दिन भर बाहर घूमती रहती हैं, रात भर गेम खेलती हैं, लेकिन एग्जाम से पहले बस 3-4 दिन पढ़ती हैं और फिर भी पूरे ग्रेड के टॉप स्टूडेंट्स में आ जाती हैं। लोग जले नहीं तो क्या करें। पीछे चलता चेन फैन लगातार छोटे छोटे नोट दे रहा था। उधर आगे चलती पांचवी दीदी को उसके इनर थॉट्स सुनने पड़ रहे थे। अरे छोड़ो, पांचवी दीदी रात भर गेम्स कहाँ खेलती हैं? वो सीक्रेटली ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ती हैं। दिन में क्लास में सोना भी सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। और होमवर्क, जहां कोई नहीं देखता वहां वो क्वेश्चंस को कनेक्ट द डॉट्स गेम बनाकर सॉल्व करती हैं। एग्जाम से पहले के 3 दिन बस इसलिए क्योंकि तब फाइनली ओपनली पढ़ सकती हैं। उनकी एरोगेंस सिर्फ आउटर शेल है, असल में वो स्टडी मॉन्स्टर हैं। वांग कैक्सिन ने देखा कि वो इतना ध्यान से सुन रहा है तो और एक्साइटेड होकर बोलने लगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका स्पोर्ट्स भी इंसेन है। हर बार फुल मार्क्स तो आते ही हैं, स्टेमिना भी मॉन्स्टर लेवल का है। वो एडमिरेशन से भरकर बोली, एक बार स्कूल ट्रिप में हम माउंट ताई गए थे, हम लोग टिकट गेट तक पहुंचकर ही मर गए थे, लेकिन तुम्हारी पांचवी दीदी सीधा माउंटेन टॉप तक चढ़ गई थी, लिटरली सुपर ह्यूमन। और अगले दिन नॉर्मली स्कूल भी आ गई। चेनफन मन ही मन बोला, तो फिर तुमने वो नहीं देखा जब पांचवी दीदी पूरा दिन बॉडी पेन से कराह रही थी, थककर हालत खराब हो गई थी, पूरा शरीर सॉफ्ट पड़ गया था, बस मुंह अभी भी स्ट्रांग था। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चल रही पांचवी दीदी फोन में सिर झुकाए टाइपिंग कर रही थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना आने लगा। ये छोटा भाई बहुत ज्यादा जानता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मली बिजी रहने वाली बड़ी दीदी आज इतनी जल्दी रिप्लाई करेंगी। मैसेज भेजते ही तुरंत जवाब आ गया। तभी उन्हें पता चला वो अकेली नहीं थी जिन्हें लाइट ने चुना था। ये लाइट तो पूरे फैमिली पर पड़ चुकी थी। बड़ी दीदी ने उन्हें खास वार्निंग दी, ये बात सीक्रेट रखना और सारे चैट मैसेजेस डिलीट कर देना। जहां तक उस लड़के के मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन सोर्स की बात थी, पूछने की हिम्मत बड़ी दीदी में भी नहीं थी और पांचवी दीदी में भी नहीं। सिस्टर, तू बस ये मान ले कि हमारा छोटा भाई कोई फरिश्ता बन के धरती पर उतरा है, हम जैसे आम इंसानों को बचाने के लिए आया है बस। दीदी, आप सच में सीरियस हो? आप इतनी फनी कब से हो गई? मैं सिर्फ फनी ही नहीं हूँ, लोगों की धुलाई करना भी आता है मुझे। अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। इस महीने तेरी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी, और अगर मेरे भाई को जरा भी दुख या बेइज्जती झेलनी पड़ी ना, तो उसका अंजाम क्या होगा ये तू जानना भी नहीं चाहेगी। पांचवी दीदी मन ही मन सोचने लगी, ट्रनफार्म को घर लौटे अभी पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ, आखिर खानदान में वापस अपनाया किसे गया है, उसे या मुझे? उसे लगा शायद सिर्फ बड़ी दीदी ही ऐसा बिहेव कर रही है, इसलिए उसने चैट का स्क्रीनशॉट निकालकर दादाजी को भेज दिया। सोचा थोड़ा शिकायत कर दे, लेकिन दादाजी ने देखते ही जवाब भेज दिया, तुम्हारी बड़ी दीदी बिल्कुल सही कह रही है, अपने छोटे भाई के साथ नरमी से पेश आना, कोई खराब इमेज मत बनाना, नहीं तो। पांचवी दीदी तो 2 लाइन पढ़ते ही सुन्न पड़ गई, चाहे मुझे कितनी भी मीठी बातें सुनने को मिल जाएं,
फिर भी मैं कभी बड़ी दीदी और दादाजी जैसी नहीं बन सकती। तभी दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो ट्रांसयांग नहीं है। पता नहीं आज रात के मुकाबले की तैयारी ठीक से की या नहीं। बोलने का तरीका ऊपर से बड़ा सभ्य था, लेकिन अंदर छुपा ताना और मजाक साफ महसूस हो रहा था। ये आवाज सुनते ही पांचवी दीदी और वोंग खाहान दोनों का चेहरा उतर गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी जिसने चमकीले सुनहरे बाल रंग रखे थे। उसके बालों से लेकर पैर तक बस एक ही चीज झलक रही थी, घमंड और बदतमीज एटीट्यूड। ट्रंग्यांग, कुछ दिन नहीं मिले और तू इतनी परेशान करने वाली कैसे हो गई? अब बच्चों की आया बनने लगी क्या? किससे बच्चा संभालना बोल रही है तू? पांचवी दीदी गुस्से में जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से ताने से भरी आवाज आई। ये किस घर का पागल कुत्ता खुला घूम रहा है? इतना घमंड! क्या एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका सपोर्ट कर रही है? पांचवी दीदी सीधा हंस पड़ी। उसकी नजर लू न्हुयेन पर जा टिकी। उसके सिर के चमकीले पीले बाल सच में बहुत अजीब और भड़कीले लग रहे थे। लू न्हुयेन ने आदतन हाथ उठाकर अपने बाल छुए, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया, शर्म और गुस्से से। तू कौन है बे? ये मेरा छोटा भाई है। पांचवी दीदी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और चेतावनी दी, जुबान संभाल के बात कर। वैसे लू न्हुयेन की पांचवी दीदी से कभी नहीं बनती थी, लेकिन वो इतनी भी नीचे नहीं गिरी थी कि किसी बच्चे को तंग करे। ऊपर से अभी उसने जो बोला था वो सच में थोड़ा ज्यादा हो गया था। उसने ठंडी आवाज में हूं किया और बात को वहीं खत्म कर दिया। फिर मुस्कुराकर पांचवी दीदी की तरफ देखा। हमारी शर्त वाली बात तू भूली तो नहीं? उम्मीद है जब तू बुरी तरह हारेगी तब भी तेरी जुबान अब भी जितनी सख्त है उतनी ही रहे। भूलूंगी क्यों? यही बात मैं भी तुझे वापस कहना चाहती हूँ। पांचवी दीदी एक कदम भी पीछे नहीं हटी। ट्रांसफॉर्म, क्या हुआ तुम्हें? पीछे से वोंग खाहन की आवाज सुनकर पांचवी दीदी ने हैरानी से पीछे देखा। तभी उसने देखा कि लड़का बिना पलक झपकाए जाते हुए ल्यू न्युयेन की पीठ को घूर रहा था। वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर उसे अपनी उस जानी दुश्मन का खूबसूरत चेहरा याद आया और उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। मेरा छोटा भाई कहीं उस पीले बालों वाली लड़की पर फिदा तो नहीं हो गया? वो अभी लू न्युयेन की इमेज खराब करने के लिए कुछ बुराई करने ही वाली थी कि तभी उसने मन ही मन उसकी गाली सुन ली। साला, वो बड़ी होकर वाली सिस्टर ल्यू यही थी। इन लड़कियों को होता क्या है? 17 साल की होते ही सबको कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवानी जरूरी लगती है क्या? या फिर 18 की उम्र में खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? हालांकि उसने पांचवी दीदी से पहले भी सुना था कि स्कूल टाइम में सिस्टर ल्यू उसकी जानी दुश्मन थी। मतलब जैसे ही दोनों मिलती थीं, सीधा बहस शुरू हो जाती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टर ल्यू का भी ऐसा घमंडी और उछलता कूदता दौर रहा होगा। वो दूर जाती हुई उसकी परछाई को घूरता रहा, फिर हल्के से सिर हिलाया। अरे सिस्टर ल्यू, अभी तुम मेरी पांचवी दीदी के सामने जितना एटीट्यूड दिखा रही हो, फ्यूचर में जब तुम रो रो कर उसे शुगर मॉमी बनकर पालने की कोशिश करोगी ना, तब उतनी ही बुरी हालत होने वाली है। लेकिन दूसरे एंगल से सोचूं तो यह स्टोरी काफी स्पाइसी भी है। फ्यूचर में हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और पूरी कहानी मिलाकर देखा जाए तो मतलब ये हुआ कि हमारा घर तबाह होने के बाद मेरी जानी दुश्मन ने मुझे पाल लिया। इस बार सदमे से आंखें फैलने का टारगेट खुद पांचवी दीदी बन गई। पहले तो वो ये सुनकर हिल गई कि फ्यूचर में उसका घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद वो ये सुनकर और ज्यादा हिल गई कि उसकी जानी दुश्मन फ्यूचर में उसे अपने पास रखेगी। नामुमकिन, वो लड़की तो पूरी तरह स्ट्रेट है, फिर वो मुझे क्यों रखेगी? ये कौन सा भूतिया मामला है? पांचवी दीदी पूरी तरह कंफ्यूजन में डूब गई। आखिर ऐसा क्यों होगा? लू बहन ऐसा क्यों करेगी? जैसे ही उसने कोई जरूरी कीवर्ड सुना, पांचवी दीदी तुरंत एक्टिव हो गई। जल्दी बोल, आगे क्या हुआ? फटाफट बता। उसी समय बगल में खड़ी वोंग खाहन ने बहुत हल्की सी आह भरी, जो मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन उसने तुरंत लड़के का ध्यान खींच लिया। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? उसने हैरानी से पूछा। वोंग खाहान ने अपनी दोस्त की पीठ की तरफ देखते हुए बेबस आवाज में कहा, बस मुझे तुम्हारी पांचवी दीदी की थोड़ी चिंता हो रही है। पांचवी दीदी की? ठीक है, मुझे पता है तू अभी टेंशन में है, लेकिन थोड़ा धीरे टेंशन ले सकती है क्या? मैं तो अभी अभी असली वजह सुनने वाला था। सच में गुस्सा आ रहा है। लेकिन पीछे चल रहे दोनों लोग आगे वाली की इस उलझी हालत को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। चिंता? वो पहले समझ नहीं पाया, फिर अचानक उसे अब भी वाली बात याद आई और मुद्दा पकड़ में आ गया। उसने उत्सुकता से पूछा, अभी जो तुम लोग शर्त की बात कर रहे थे वो क्या है? ये सवाल सुनकर वोंग खाहन ने हिचकिचाते हुए पांचवी दीदी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच बताना चाहिए या नहीं। कुछ खास नहीं, बस एक मोटरसाइकिल रेस है। पांचवी दीदी को उसकी तरह ज्यादा झिझक नहीं थी। उसने बाल झटकते हुए आराम से कहा, आज रात 8 बजे पहाड़ी सड़क पर मेरी और लू न्हुयेन की रेस है। स्पीड और पैशन की लड़ाई। जो हारेगा वो 1 महीने तक दूसरे के लिए चाय डालेगा, पानी लाएगा और छोटा नौकर बनकर काम करेगा। दूसरे की हर बात मानना, चाय डालना, पानी लाकर देना। ये तो पूरी तरह फ्यूचर वाली पांचवी दीदी की ट्रीटमेंट लग रही है। बस सिस्टर ल्यू का एक शब्द और वो खुशी खुशी चाय परोसने लगती है। पांचवी दीदी के पास इतना बढ़िया फायदा हमेशा से था क्या? लेकिन वो पहाड़ी रास्ता काफी डेंजरस है। तुम दोनों कहीं और रेस नहीं कर सकती क्या?
पांचवी दीदी ने भौं उठाई। जैसे ही बात उसके फेवरेट बाइकिंग वाले शौक पर आई, उसका पूरा चेहरा चमक उठा। वो दांत दिखाकर हंसते हुए बोली, मेरी स्किल्स पर भी तुझे भरोसा नहीं है क्या? रिलैक्स रह, सिर्फ पहाड़ी सड़क ही क्या, 18 मोड़ों वाली मौत की सड़क भी हो, तेरी दीदी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत ले। ये कहकर उसने फिर उससे पूछा, आज रात घर वापस जाना है या मेरी विला में चलेगा? उसके स्कूल में हॉस्टल कंपलसरी नहीं था। अगर पढ़ाई पर असर ना पड़े तो डेली अप डाउन अलाउड था। स्कूल में रहना है या नहीं, ये पूरी तरह उसकी मर्जी थी। और पांचवी दीदी ने सीक्रेटली मेहनत करके सबको शौक देने के लिए स्कूल के पास ही एक विला खरीद रखा था। उस विला में हर चीज तैयार थी ताकि वो कभी भी शिफ्ट हो सके। गैराज में उसकी पसंद की हर तरह की मोटरसाइकिल सजी हुई थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस पहाड़ी रेस वाली बात को लेकर उसके मन में अजीब बेचैनी हो रही थी। इसलिए उसने बोला कि वो भी उसके साथ विला चलेगा। पांचवी दीदी ने पहले से लीव ले रखी थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले उसे साथ ले गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसे तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि वो भूल गई थी कि लड़का अब उस दीवार को देख रहा था जो पूरी तरह इंग्लिश वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट नोट्स और स्टिकी पेपर्स से भरी हुई थी। अब वो सच में पढ़ाई का पागल बन चुका था। सामने से आने वाले वार से बचना आसान होता है, लेकिन छुपे हुए तीरों से बचना मुश्किल। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग हर वक्त आलस करने की बातें करते रहते हैं ना, बहुत पॉसिबल है कि वही लोग सीक्रेटली मेहनत कर रहे हों। अगर तू उनकी बातों पर भरोसा कर ले तो तू गया काम से। पांचवी दीदी के दिमाग में अभी भी बड़ी दीदी और दादाजी की धमकियां और लालच घूम रहे थे। हर तरह से उसे एक अच्छी बहन वाली इमेज बनाए रखने को बोला गया था। हाँ, तुझे भी अपनी दीदी से मेहनत करने की स्पिरिट सीखनी चाहिए। इस वक्त वो दोनों हाथ पीछे बांधकर आराम से टाइम टेबल के सामने टहल रहा था। उसका ये अंदाज बिल्कुल उन बूढ़ों जैसा लग रहा था जो सुबह सुबह पार्क में पिंजरे में चिड़ियां लेकर घूमते हैं। पांचवी दीदी को बार बार मन कर रहा था कि उसके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक भी पकड़ा दे। उसके होंठ फड़क उठे। बचपन से लेकर अब तक उसे लड़कों के साथ ज्यादा रहने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसने सोचा, हम दोनों भी स्टूडेंट ही हैं, क्यों ना साथ बैठकर सवाल सॉल्व करें। जितना सोचती गई उतना आइडिया परफेक्ट लगने लगा। बहन अपने छोटे भाई को पढ़ा रही है, क्या लविंग और पीसफुल सीन होगा। लेकिन उधर लड़का टाइम टेबल के सामने खड़ा होता गया और उसका चेहरा ज्यादा सीरियस होता गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पर कैसी आफत टूटने वाली है। उसने फोन निकाला। आज 18 नवंबर 2023 है। पांचवी दीदी की पहाड़ी रेस। याद आ गया, आज ही वो दिन है जब मोटरसाइकिल का टायर फटने की वजह से पांचवी दीदी बुरी तरह घायल होगी। उसके दोनों पैर बेकार हो जाएंगे। उसके बाद वो सिर्फ थोड़ा बहुत चल पाएगी, कभी दोबारा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी और उसे पूरे 2 साल तक रिहैब रूम में पड़े रहना पड़ेगा। दोनों पैर बेकार। बस इतना सुनते ही पांचवी दीदी डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसके कुछ ही शब्दों ने उसकी सारी सॉफ्टनेस तोड़कर रख दी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पांचवी दीदी को तुरंत लूप होल समझ आ गया। उसकी सारी मोटरसाइकिलें टॉप लेवल इक्विपमेंट से बनी थी। कंकड़ वाली सड़क पर भी चलाओ तो टायर नहीं फट सकता था। क्या किसी ने रास्ते में कीलें बिखेरी थी? लेकिन वो भी गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो एक्सीडेंट सिर्फ मेरा नहीं होता। और हर रेस से पहले मैं खुद बाइक चेक करती हूँ। फिर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? पांचवी दीदी की बाइक में किसी ने छोटा एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिया था। ये सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि तेज रफ्तार में चलती बाइक का टायर ब्लास्ट हो जाए तो नतीजा कितना टेरिफाइंग होता है। वो खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोचने लगी, कहीं वो कमीनी लून हुई तो नहीं। लेकिन वो इतनी खतरनाक भी नहीं लगती। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे खड़ी पांचवी दीदी का मूड उसके हर थॉट के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। वैसे वो हरामी था कौन जिसने बॉम्ब लगाया था? थोड़ा याद नहीं आ रहा। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा था कि जैसे स्मोक निकलने वाली हो। लगता है कोई बैंकरप्ट सेकंड जनरेशन रिच किड था, कुछ हद तक लूनहू येन के ड्रिंकिंग ग्रुप का दोस्त। अपने घर को बचाने के लिए उसने पांचवी दीदी और लूनहू येन की रेस पर इलीगल बैटिंग लगाई थी। उसने बाकी रिच किड्स और प्लेबॉय लड़कों को भी बैटिंग में खींच लिया। वो खुद बुकमेकर बना हुआ था। उसने अपने घर के बचे हुए सारे पैसे लूनहू येन पर बेट कर दिए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पांचवी दीदी के विला का एड्रेस मिल गया और वो गराज में घुस गया और वहीं उसने उसकी बाइक के टायर में बॉम्ब फिट कर दिया। ऊपर से पांचवी दीदी के चेहरे पर अब भी स्माइल थी, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर अपने दांत पीस रही थी। सीरियसली, ऐसी भी घटिया हरकत हो सकती है? ये जुआरी कमीने सच में मरने लायक हैं। सिर्फ इलीगल गैम्बलिंग डेन चलाने का क्राइम ही काफी है उस नामहीन हरामी को अंदर सड़ाने के लिए। उस हरामी को उसके किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस बुलानी पड़ेगी। पांचवी दीदी चुपचाप अपने दिमाग में प्लान बनाने लगी। जब पुलिस उस कमीने को पकड़ेगी ना, तब मैं खुद जाकर ल्यूनू येन का मजाक उड़ाऊंगी। पूछूंगी उससे कि आखिर वो किस तरह के भूत प्रेत जैसे लोगों के साथ घूमती है। और इसी घटना की वजह से जब लूनहू येन को बाद में पूरा सच पता चला, तब से वो हमेशा पांचवी दीदी के एक्सीडेंट को लेकर गिल्टी फील करती रही। यहां तक कि बाद में जब हमारा परिवार बर्बाद हो गया, तब भी वो पांचवी दीदी को छोड़कर नहीं गई। उसने तो यहां तक बोल दिया था कि वो पांचवी दीदी को खुद पाल सकती है। आखिर पांचवी दीदी की ये हालत भी उसी बैटिंग रेस की वजह से हुई थी
जो शुरू में उसी ने निकाली थी। अगर वो रेस ना होती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। बस अफसोस ये है कि पांचवी दीदी के 100 किलो शरीर में से 99 किलो तो रिबेलियन भरा पड़ा है। कुछ भी हो जाए, वो कभी मानती ही नहीं थी कि कोई उसे पाल पोस कर रखे। सच में थोड़ा दुखद है। ये छोटा भाई फिर कैसी अजीबोगरीब बातें सोचने लगा। पांचवी दीदी ने मन ही मन होंठ भींचे। चलो, उस लुनुयेन में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है, इसी वजह से इस बार उसे छोड़ देती हूँ, उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ऐसा सोचते ही वो खुद अपनी ही महानता से इंप्रेस हो गई। दुनिया में मेरे जैसी दयालु और ब्रॉड माइंडेड इंसान आखिर हो भी कैसे सकती है। उधर अचानक लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मुड़कर पांचवी दीदी की तरफ चमकती स्माइल के साथ बोला, पांचवी दीदी, क्या आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल दिखा सकती हो? मैंने आज तक कभी बाइक नहीं देखी, थोड़ा देखना चाहता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, सपने देख। ये बात मैं सीधे पांचवी दीदी को नहीं बता सकता, मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। पहले गराज का पूरा लेआउट समझ लेता हूँ, फिर कैजुअली पूछूंगा कि आज रात वो कौन सी बाइक लेकर रेस करेगी। साथ में टायर के स्पेक्स भी पूछ लूंगा। पांचवी दीदी देखने में ऐसी लगती है जो छोटे बच्चों को आसानी से खुला छोड़ देती होगी। फिर मैं कोई बहाना मारकर क्वाइटली निकल जाऊंगा। सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाकर स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स खरीदूंगा, फिर उसी मॉडल के नए टायर्स खरीद लूंगा। जब पांचवी दीदी गहरी नींद में होगी तब क्वाइटली टायर्स बदल दूंगा। अपने दिमाग में पूरा प्लान बनाकर वो खुद अपनी सीक्रेट मेहनत से शॉक्ड हो गया। कमाल है, मेरा प्लान तो परफेक्ट है, बस एक प्रॉब्लम है, मैंने जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल रिपेयर नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज पहली बार होती है। साइकिल तो ठीक की है पहले, प्रिंसिपल शायद सेम ही होगा। पांचवी दीदी मन ही मन चिल्लाई, अरे बेवकूफ, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसे ऐसा देखकर उसने मना नहीं किया। ऑफ कोर्स दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा वेट करना। वो जल्दी से एक कमरे में घुस गई। फोन पर थोड़ी देर बात करने के बाद जब बाहर आई तो उसके हाथ में बड़ा सा टूल बॉक्स था। पांचवी दीदी मुस्कुराते हुए बोली, छोटे भाई, क्या तू अपनी दीदी को बाइक खोलते हुए देखना चाहता है? तेरे लिए तेरी पांचवी दीदी पूरी बाइक खोलकर फिर से असेंबल भी कर देगी। पार्ट्स से लेकर टायर्स तक सब डिटेल में दिखाऊंगी। ये खुशी इतनी अचानक आई कि लड़का कुछ पल के लिए स्टंड रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना प्लान अब पूरा कैंसिल किया जा सकता है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। पांचवी दीदी ने फोन हिलाते हुए हंसकर कहा, मैंने मैन्युफैक्चरर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। एकदम नए टॉप लेवल पार्ट्स अभी आते ही होंगे, फिर तुझे लाइव डेमो दूंगी। दीदी, आपका प्यार बहुत भारी पड़ रहा है, तू बस साइड में खड़े होकर देख, खुद को मत थकाना। पांचवी दीदी ने खुद ही सब करने का फैसला किया। 1 घंटे से भी कम वक्त में चमचमाते नए पार्ट्स पहुंच गए। उसके एक हाथ में टूल बॉक्स था, दूसरे हाथ में नए टायर्स। दोनों साथ में विला के बगल वाले गराज में पहुंचे। जैसे ही शटर खुला, अंदर एक से बढ़कर एक कूल मोटरसाइकिल्स की लाइन दिखाई दी। लाल, हरी, नीली, पीली, गुलाबी, काली, हर तरह की शानदार बाइक्स वहां खड़ी थीं। आखिर में पांचवी दीदी एक चमकदार लाल मोटरसाइकिल के सामने रुक गई। उसने हाथ हिलाकर उसे बुलाया, इधर आ, आज रात मैं यही बाइक लेकर जाऊंगी। वो पास जाकर देखने लगा। स्मूथ बॉडी, शानदार कर्व्स, कितनी कूल है। ऑफ कोर्स, ये मेरी सबसे फेवरेट मास्टरपीस है। जैसे ही पांचवी दीदी मोटरसाइकिल की बात करने लगी, उसका पूरा चेहरा चमक उठा। शुरुआत में वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझाने वाली थी। आखिर उसका मेन पर्पस तो टायर बदलना ही था। लेकिन जब उसने देखा कि लड़का उसे सीक्रेटली जज नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो वो और एक्साइटेड हो गई। उसने उसे पास खींच लिया और एक एक पार्ट का इंट्रोडक्शन देने लगी। आखिर जब आखिरी टायर बदलने की बारी आई, तब जाकर उसकी बातें रुकी। उसने उससे कुछ छुपाया नहीं, पुराना टायर उसके सामने ही निकाला, फिर उसे साइड में रखकर छोटे नाइफ से अंदर की लेयर काट दी। उसे मोटरसाइकिल्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे लगा ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगले ही पल दोनों एकदम सीरियस हो गए जब पांचवी दीदी के ग्लव्स पहने हाथ को टायर के अंदर कोई गोल चीज महसूस हुई। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। सिर्फ किसी की इनर वॉइस सुनना एक बात थी, लेकिन जब वो सच में, तो उसका डर बिल्कुल अलग होता है। इस वक्त उसे लड़के के मुंह से सुना अपना फ्यूचर याद आ गया। दोनों पैर बेकार। बस ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई।